सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत में सोशल मीडिया वॉर शुरू हो चुका है। देखिए, कंगना ने सुप्रिया श्रीनेत को सोशल मीडिया पर जवाब दिया तो सुप्रिया ने सफाई दी है कि उनके अकाउंट से किसी और ने ये पोस्ट किया है। कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक टिप्पणी ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई को नया रंग दे दिया है। बीजेपी और कंगना रनौत ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी है। कंगना रनौत ने अपने 20 साल के फिल्मी करियर की जानकारी देते हुए सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब दिया है। हमें अपने बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाले यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना ने आगे लिखा कि अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है। अगर किसी युवा महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। ये अजीब है। कंगना ने लिखा कि कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम एक युवा महिला उम्मीदवार हैं। कंगना ने लिखा कि महिलाओं के प्रति ऐसी घटिया लैंगिक प्रवृत्ति रखने वाले कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। तो कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी सफाई दी है। उनका यह कहना था कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का कोई और इस्तेमाल कर रहा था। कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि उनका अकाउंट कई और लोग भी हैंडल करते हैं। ऐसे में ये पोस्ट किसी और ने किया है। हालांकि इस विवाद के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने अपने अकाउंट से ये पोस्ट हटा दिया है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। अब मामला महिला आयोग के दरवाजे पर जा चुका है। महिला आयोग ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं देखिए, सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से अभद्र टिप्पणी करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त करेगी। कंगना रनौत अभद्र टिप्पणी का मामला सियासी गलियारे में गूंजने लगा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। शहजाद पूनावाला ने सुप्रिया श्रीनेत की सफाई को बहाना बताया है। कितने लोगों के पास आपका अकाउंट एक्सेस है? 1000, 500, मतलब कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर। और बाकी सब छोड़ दीजिए। आप कह रही ना जो हुआ घृणित हुआ, तो जाकर एफआईआर कर दीजिए ना। एफआईआर तो बनती है आईटी एक्ट के भी उल्लंघन के लिए और आईपीसी के भी उल्लंघन के लिए। ये तो बहुत ही घृणित और आपराधिक पोस्ट गया है आपके अकाउंट से। शहजाद पूनावाला ने राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। ये केवल कंगना रनौत का नहीं, ये हमारी नारी शक्ति का, हिमाचल का और न्यू इंडिया का अपमान है और इस अपमान को न्यू इंडिया, नारी शक्ति और हिमाचल नहीं सहेगा। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये मंडी का अपमान है। कांग्रेस को उनके इस कृत्य का जनता करारा जवाब देगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। देखिए एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की छठी सूची जारी कर दी है, जिसमें केवल 5 ही उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट में राजस्थान के लिए 4 और तमिलनाडु के लिए 1 उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। राजस्थान की अजमेर सीट से रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन रावत, भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर और कोटा से प्रहलाद गुंजल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा तमिलनाडु की तिरुनेलवेली लोकसभा सीट से एडवोकेट सी रॉबर्ट ब्रूस को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कांग्रेस की 5वीं सूची में राजस्थान की 2 लोकसभा सीट और महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। बीते शनिवार को कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 45 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। छठी लिस्ट जारी करने के अलावा कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए उम्मीदवारों की लिस्ट में एक बदलाव किया है। पार्टी ने पोलिंग सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने प्रत्याशी बदलने को मंजूरी दे दी है।
आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। और इस बीच होली के दिन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में सहमति नहीं बन पाने के बीच होली के दिन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। पवार के साथ जयंत पाटिल भी मौजूद थे। ठाकरे के निजी आवास मातोश्री में दोनों के बीच मुलाकात हुई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीट पर मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की मियाद खत्म होने में महज 2 दिन ही बचे हैं। माना जा रहा है कि कई सीटों पर अलग अलग दावों के चलते उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं हो पाए हैं, लिहाजा ऐसे में पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से 12 पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, जहां गठबंधन साझेदारों के साथ उसका सीधा मुकाबला नहीं है, जबकि उद्धव शिवसेना और पवार की एनसीपी को अभी औपचारिक तौर पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। हालांकि संजय राउत पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी आज 15 से 16 उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। उधर महाराष्ट्र में एनडीए की बात करें तो वहां भी सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। अब तक राज ठाकरे को लेकर सस्पेंस जारी है। आखिर राज ठाकरे इतनी अहम कड़ी क्यों है, ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं। अब तक की जो अपडेट है उसके अनुसार महाराष्ट्र में एनडीए की सियासत में अभी भी पेच फंसा हुआ है। अभी भी सीटों पर फाइनल फैसला होना बाकी है। राज ठाकरे अपने बेटे के साथ अमित शाह से दिल्ली में मिल आए हैं, और लेकिन अगर बाहर निकलकर कुछ भी नहीं सामने आया है, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अब महाराष्ट्र एनडीए में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, ये भी समझ लीजिए। क्या ऐसा संभव है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी का शिवसेना शिंदे गुट में विलय हो जाए, ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। क्या ऐसा भी संभव है कि बीजेपी महाराष्ट्र में उद्धव को रोकने के लिए भाई वर्सेस भाई का खेल खेले, क्योंकि इससे जितना फायदा बीजेपी को होगा उतना ही फायदा राज ठाकरे को भी है। ऐसे में अभी तक सस्पेंस बरकरार है। तो क्या एमएनएस और एनडीए में विलय हो सकता है? क्या एमएनएस एनडीए में शामिल होगा या फिर नहीं, इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बिहार में इंडिया गठबंधन में बात बनती भी नजर आ रही है। खबर है कि आरजेडी पप्पू यादव को पूर्णिया सीट देने को तैयार हो चुकी है। सीटों पर आज फाइनल ऐलान हो सकता है, और इस बीच खबर यह भी है कि लालू, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर लिस्ट को फाइनल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आज बड़ी खबर आ सकती है। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हो रही देरी में कई वजह शामिल हैं, लेकिन अब महागठबंधन में बात बनती दिख रही है। खबर है कि आरजेडी पप्पू यादव को पूर्णिया सीट देने को तैयार है। सीटों पर आज फाइनल ऐलान हो सकता है। लालू, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आज मिलकर लिस्ट को अंतिम रूप दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन के भीतर बिहार में महागठबंधन के अंदर विवाद सुलझने के आसार हैं। आरजेडी पप्पू यादव को पूर्णिया सीट दे सकती है। 23 मार्च को पप्पू यादव ने एक्स पर ऐलान कर दिया था कि वे दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आज लालू, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की होने जा रही मुलाकात के बाद बिरहा में सीटें फाइनल हो सकती हैं। इसके अलावा लालू, तेजस्वी यादव की कांग्रेस के आलाकमान से भी बातचीत होने वाली है। सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान भी 1-2 दिन के भीतर हो जाएगा। वहीं कांग्रेस आरजेडी में कटिहार और औरंगाबाद सीट को लेकर भी तनातनी बरकरार है। सीएए का विरोध करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दावा किया है कि एक मुस्लिम ने सबसे पहले भारत माता की जय का नारा लगाया था। तो ऐसे में क्या आरएसएस इसे छोड़ने को तैयार होगी? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को दावा करते हुए कहा कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे सबसे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए थे, और ऐसे में क्या संघ परिवार इन नारों को छोड़ने के लिए तैयार है? ये बात पिनराई विजयन ने उत्तर केरल के मलपुरम में सीएए के विरोध में आयोजित एक रैली में कही। पिनराई विजयन ने दावा किया कि संघ परिवार को ये जानकारी है कि नारा लगाने वाले पहले व्यक्ति का नाम अजीमुल्ला खान था। सीएम विजयन ने कहा कि आबिद हसन नाम के एक पुराने राजनयिक ने सबसे पहले जय हिंद का नारा लगाया था। आरएसएस और बीजेपी पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा कि क्या इस तथ्य को जानने के बाद संघ परिवार ये नारा लगाना बंद कर देगा। सोमवार को केरल के सीएम विजयन सीएए के खिलाफ सीपीआई की ओर से आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पिनराई विजयन ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करने वालों को भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने संस्कृत में लिखे 50 से ज्यादा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, जिसके बाद भारतीय ग्रंथों को दुनिया भर में पहुंचाने में मदद मिली। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं सूची में वायनाड से केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्र को टिकट दिया है।
जो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेंगे, जिन्होंने दावा किया है कि राहुल को अमेठी जैसे ही नतीजे का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी के केरल अध्यक्ष के सुरेंद्रन वायनाड सीट से राहुल गांधी को टक्कर देने उतर रहे हैं। बीजेपी ने 5वीं लिस्ट में के सुरेंद्रन को वायनाड सीट से टिकट दिया है, यानी वायनाड में राहुल गांधी और सुरेंद्रन के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। के सुरेंद्रन ने दावा किया कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट पर भी अमेठी जैसी ही नतीजे का सामना करना पड़ेगा। वायनाड से सुरेंद्रन की उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही इस सीट पर रोमांचक मुकाबले के आसार जरूर बढ़ गए हैं। राहुल गांधी वायनाड से वर्तमान सांसद हैं और उनका वहां से लड़ना भी तय है, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता था। के सुरेंद्रन उत्तर केरल में बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, जो कि हिंदुत्ववादी मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाते हैं। बीजेपी ने 2020 में सुरेंद्रन को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। 2019 में के सुरेंद्रन पथानामा थिट्टा से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। कर्नाटक के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि जो भी युवा मोदी मोदी किनारे लगाए, उसे थप्पड़ मारा जाना चाहिए। पूरी खबर देखिए 1 मिनट में। कर्नाटक के कोप्पल में चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगाडागी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। एस तंगाडागी ने चुनावी सभा में कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या उन्होंने दी? ऐसे में उनके जो युवा समर्थक मोदी मोदी का नारा लगाते हैं, उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ರಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಕೋಡ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದ್ರು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारने के डर से बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मिशन और विजन नहीं बचा, केवल उनके पास पॉलिटिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स ऑफ अब्यूज एंड डिवीजन बचा है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी ने बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। बांग्लादेश से आए मुसलमानों पर असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर ओवैसी ने तंज किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा है कि बांग्ला भाषी मुसलमान पहले से ही भारतीय हैं, वफादारी का सबूत मांगने वालों को कट्टर बताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की स्वदेशी वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी वफादारी का लगातार सबूत मांगने वाले कट्टर हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए ओवैसी ने लिखा कि बंगाली भाषा मुसलमान पहले से ही भारत के लिए स्वदेशी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि वफादारी का लगातार सबूत देने की जरूरत नहीं है। सीएम शर्मा का बयान कट्टरता और नस्लवाद की सिर्फ एक मिसाल है। दरअसल 2 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि उनकी सरकार को प्रवासी मुसलमानों को स्वदेशी कहने से कोई समस्या नहीं है, जब तक वे बाल विवाह बहु विवाह को समाप्त नहीं कर देते, साथ ही अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए आगे बढ़ाएं। गौरतलब है कि सीएम हिमंता ने यह भी कहा था कि जिन लोगों ने असम के लोगों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, वे स्वदेशी कैसे हो सकते हैं। हमारी सरकार को उनके स्वदेशी होने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें 2 या 3 बार शादी नहीं करनी चाहिए। यह असम के लोगों की संस्कृति नहीं है। और साथ ही साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के भविष्य को अंधेरे में बताया है। और साथ ही क्या है, असम में 2026 तक कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ये भी कहा है उन्होंने। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस का भविष्य अंधेरे में बता दिया है। साथ ही असम में 2026 तक कांग्रेस के खत्म होने की भविष्यवाणी भी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी भोट दिया माने नरेंद्र मोदी भोट दिया। যিসকলে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাল পায় আৰু বিশ্বাস কৰে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত বিশ্বগুৰু হ'ব, তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভোট দিব। যিসকলে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বক বিশ্বাস কৰে, তেওঁলোকে নিজেও জানে যে আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ নিজৰে ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ, ৰাহুল গান্ধীৰ অনুগামীসকলৰ ভৱিষ্যত আৰু অন্ধকাৰ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে 2026 চনলৈ অসমত কংগ্ৰেছ দল বুলি একো নাথাকিব। मौजूदा लोकसभा में असम की 14 सीट में से 9 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि AIUDF और एक निर्दलीय के पास 1-1 सीट है।